आयरलैंड के पश्चिम में एक ऐसा जंगल है जो किसी भी नक्शे पर नहीं दिखाई देता। ये खोए हुए लोगों को अपने अंदर खींच लेता है और उन्हें कभी बाहर नहीं निकलने देता। जॉन फिलहाल उसमें से भाग रहा है और रात होने से पहले बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा है। उसकी घड़ी बंद हो गई है और वह बार बार एक ही जगह पर वापस आ रहा है। कई संकेत जो अलग अलग संख्याओं के साथ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न दिखाता है। अचानक पक्षियों का एक झुंड जॉन के ऊपर से उड़ता है और वह देखता है कि रात हो चुकी है, इसीलिए वह छिपने के लिए एक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है। दुर्भाग्य से शाखा टूट जाती है और वह गिर जाता है। जॉन चाकू के लिए अपने बैग में हाथ डालता है, लेकिन एक रहस्यमय प्राणी प्रकट होता है और उसे अपना बचाव करने से पहले ही खींच कर ले जाता है। इस बीच शहर में मीना एक पालतू जानवर की दुकान पर काम करते हुए दिखाई देती है। एक दोपहर उसका मालिक उसे एक पक्षी से मिलवाता है जिसे दूसरे शहर के चिड़ियाघर में ले जाना चाहिए और उसे यात्रा करने के लिए कहता है। मीना पक्षी को घर ले जाने से पहले उसका नाम डार्विन रखती है। वह उसे बताती है कि आज उसकी माँ की 15वीं बरसी है, इसलिए आज रात वह उसे भूलने के लिए बाहर जाएगी। वह एक विग लगाती है और एक नकली नाम और नकली नौकरी के साथ लड़कों से मिलने के लिए बार में जाती है। अगली सुबह वह डार्विन से उसे जज न करने के लिए कहती है, ये समझाते हुए कि उसे इस तरह अपना लुक बदलना पसंद है क्योंकि उसका असली रूप पसंद करने योग्य नहीं है। वह डिलीवरी करने के लिए अपनी कार में शहर से बाहर निकलती है, ग्रामीण इलाकों से होकर गुजरती है और केवल फ्यूल के लिए रुकती है। यात्रा के दौरान उसे अपनी जुड़वां बहन का फोन आता है, लेकिन मीना फोन नहीं उठाती है और इसके बजाय वॉइसमेल सुनती है। उसकी बहन मीना को उनकी मां की समाधि पर न जाने के लिए डांटती है और कहती है कि 15 साल हो गए हैं, इसलिए मीना को अपने परिवार से दूर रहना बंद कर देना चाहिए। वॉइसमेल को भी अनदेखा करते हुए मीना जंगल के पास एक दर्जनों गुमशुदा लोगों के साइन बोर्ड पर ध्यान दिए बिना ही गाड़ी चलाकर चली जाती है। कुछ क्षण बाद मीना जंगल को पार कर रही होती है और उस क्षेत्र को नहीं पहचान पाती है। कार के खराब होने से ठीक पहले उसका फोन और कार का रेडियो काम करना बंद कर देता है, जिससे मीना फंस जाती है। वह गाड़ी से बाहर निकलती है और एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न साइन बोर्ड देखती है, जिससे उसे लगता है कि आसपास कोई रहता है। मीना अपना बैग और डार्विन को लेने के लिए कार में वापस आती है। फिर वह मदद के लिए पुकारते हुए भटकने लगती है। कुछ नहीं होता और मीना वापस जाने का फैसला करती है, लेकिन जब वह पलटती है तो कार गायब हो चुकी होती है। अब उसके पास बाहर निकलने के लिए भटकने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जब रात होती है तो अचानक पक्षियों का एक झुंड उसके ऊपर से उड़ता है और उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। तभी वह पास में दौड़ती हुई एक बूढ़ी औरत को देखती है। हताश मीना उसके पीछे दौड़ना शुरू करती है और उसे एक इमारत में घुसते हुए देखती है, जहां महिला उससे कहती है कि अगर वह जीवित रहना चाहती है तो अंदर भाग जाए। मीना ठीक वैसा ही करती है और अंदर 2 और लोगों को पाती है। बूढ़ी महिला कहती है कि उसका नाम मैडिलिन है और बाकी लोग सियारा और डेनियल हैं। वे इस इमारत को कूप कहते हैं और वे भी जंगल में खो गए थे, इसलिए अब वे वहां छिप गए हैं। समूह मीना को एक शीशे वाली खिड़की के पास खींचता है, क्योंकि मैडिलिन बताती है कि बाहर के जीवों को वॉचर्स कहा जाता है। वे हर रात खिड़की से उन्हें देखने के लिए आते हैं और सूर्यास्त तक चले जाते हैं। मैडिलिन मीना को एक कदम आगे बढ़ने के लिए कहती है और शो में स्वागत के रूप में वॉचर्स को ताली बजाते हुए सुना जा सकता है। इसके बाद मीना बैठ जाती है और अपनी माँ के बारे में सोचती है। सुबह में मीना दूसरों की चेतावनियों को अनदेखा करते हुए कूप से निकल जाती है। जब वह जंगल में भटकती है तो उसे अपना नाम फुसफुसाते हुए सुनाई देता है और दूर से एक लड़की को देखती है जो उससे पूछ रही है कि उसने ऐसा क्यों किया। भयभीत मीना दौड़ना शुरू कर देती है और एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाती है, जहां उसे पता चलता है कि वह एक विशाल जंगल के बीच में है जिसका कोई अंत नहीं दिखता। जब मीना वापस आती है तो मैडिलिन उसे बताती है कि वे सभी वहां से निकलने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन कोई नहीं निकल पाया। जंगल हेलुसिनेशन पैदा करता है और किसी व्यक्ति को पागल कर सकता है। ये चिन्ह लैंडमार्क हैं जो कूप से आधे दिन की यात्रा के एक घेरे में लगाए गए हैं और ये एक सीमा के रूप में काम करते हैं। रेखा पार करने का मतलब है कभी वापस ना आना। इन चिन्हों को प्रोफेसर नामक किसी व्यक्ति ने बनाया था। मीना के पास कूप में दूसरों के साथ लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। शाम को डेनियल मीना की शो में वापसी की घोषणा करते हुए एक भाषण देता है और सियारा वॉचर्स के लिए नृत्य करने के लिए कुछ संगीत बजाती है। उन्हें एक रियलिटी शो की कुछ डीवीडी मिली है, इसलिए मीना खुद को उससे व्यस्त रखने की कोशिश करती है। फिर वह बॉक्स के पीछे प्रोफेसर का नाम देखती है। अगली सुबह समूह भोजन खोजने के लिए निकलता है और सियारा मीना को औषधीय पौधों को पहचानना सिखाती है। सियारा बताती है कि डेनियल को अक्सर सिर दर्द होता है और जॉन के अनुसार वह सियारा को पसंद करता है।
जॉन सियारा का पति है और 6 दिन पहले वह चला गया, लेकिन फिर उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ। सियारा मेडेलिन के सिद्धांत को भी साझा करती है, जो कहती है कि एक वॉचर को देखना किसी को पागल कर सकता है। फिर वह मीना को एक सुरंग दिखाती है और समझाती है कि पूरे जंगल में ऐसे बहुत से सुरंग हैं। वे भूमिगत सुरंगों की एक प्रणाली द्वारा जुड़े हुए हैं और यहीं पर वॉचर दिन के दौरान रहते हैं। मीना को आश्चर्य में डालते हुए सियारा स्वीकार करती है कि वह और जॉन लगभग 5 महीने पहले यहाँ आए थे। बाद में दोपहर के भोजन के दौरान मेडेलिन मीना को जीवित रहने के नियम सिखाती है। उन्हें कभी भी शीशे की ओर पीठ नहीं करनी चाहिए, अंधेरे के बाद दरवाजा नहीं खोलना चाहिए, सुरंगों के पास कभी नहीं जाना चाहिए और हमेशा रोशनी में रहना चाहिए। वे तीनों मिलकर नियमों को एक डरावने तरीके से दोहराते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, मीना खुद को रियलिटी शो देखने और अपनी नोटबुक में स्केच करने में व्यस्त रखने की कोशिश करती है। शाम को वह शीशे को देखती है और बाहर कुछ आवाजें सुनती है। उसे संदेह होता है। एक रात वह बहुत जल्दी सो जाती है और जीव बाहर दहाड़ना और चीखना शुरू कर देते हैं। इसलिए मेडेलिन उसे शीशे को तब तक घूरने के लिए कहती है जब तक वे शांत नहीं हो जाते। कुछ समय बाद डेनियल जानवरों के लिए उनके जाल की जांच करने जाता है और बताता है कि वह जॉन के साथ शिकार करता था। मीना साथ आती है और जंगल में उस छोटी लड़की को देखती रहती है। डेनियल समझाता है कि मेडेलिन एक विश्वविद्यालय की शिक्षिका हुआ करती थी, इसलिए उसे लगता है कि वह सब जानती है। वह यहाँ 8 महीने से है और मीना को यह अजीब लगता है कि उसने कभी वॉचर को नहीं देखा। डेनियल और मीना दोनों ही मानते हैं कि उन्हें मेडेलिन की कहानी पर संदेह है और मीना डैनियल के डरावने विरोध को अनदेखा करते हुए एक सुरंग में जाने का प्रस्ताव रखती है। डैनियल द्वारा पकड़ी गई रस्सी का उपयोग करते हुए मीना एक सुरंग में उतरती है और लाइटर से चारों ओर देखती है। उसे ढेर सारी लावारिस वस्तुएं मिलती हैं, जिनमें 1992 का एक अखबार, एक वीडियो कैमरा और एक खिलौना खरगोश शामिल है। वहाँ एक साइकिल भी है जिसे मीना रस्सी के जरिए डेनियल तक भेजती है। उस पल उसे अंधेरे में एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और मीना डेनियल को बुलाती है, लेकिन वह जवाब नहीं देता। अचानक 6 उंगलियों वाला एक हाथ धीरे धीरे अंधेरे से बाहर निकलता है और एक अजीब सी भाषा बोलता है और मीना फिर से चिल्लाती है। इस बार उसे रस्सी वापस मिल जाती है। कुछ क्षण बाद मीना, सियारा और मेडेलिन को वे सभी चीजें दिखाती हैं जो वे सुरंग से बाहर लाई थीं और कहती हैं कि उन्हें वे एक बड़ी चट्टान के नीचे मिली। मीना को लगता है कि साइकिल उन्हें भागने में मदद कर सकती है, लेकिन मेडेलिन सहमत नहीं होती और वह बता सकती है कि मीना ने कुछ देखा है। वह उससे इसके बारे में पूछती रहती है, लेकिन मीना इससे इनकार करती है। इस बीच डेनियल कैमरा को कूप के पावर सोर्स से जोड़ता है और समझाता है कि प्रोफेसर ने इस जगह को बनाते समय इसे लगाया होगा। टीवी को कनेक्ट करके अब उनके पास एक बेसिक सर्वेलेंस सिस्टम है। उस रात समूह स्क्रीन पर कुछ देखने के लिए टेबल पर इंतजार करता है। अचानक सियारा को एक शोर सुनाई देती है और जैसे ही कोई दरवाजा खटखटाता है, कैमरा पर उसके पैर दिखाई देने लगते हैं। वह व्यक्ति बात करता है और सियारा जॉन को सुनकर उत्साहित होती है, जो उसे अंदर आने देने की विनती करता है। मेडेलिन तुरंत इसे मना कर देती है। सियारा को याद दिलाती है कि वॉचर्स उन्हें फंसाने के लिए चाल चल सकते हैं, जबकि जॉन विनती करता रहता है और कहता है कि वह चोटिल है। एक बहस शुरू हो जाती है, जिसके दौरान मेडेलिन, मीना और डैनियल को यह स्वीकार करने के लिए मजबूर करती है कि उन्होंने एक सुरंग में जाकर गड़बड़ की है। सियारा अभी भी अपने पति को बचाना चाहती है, इसीलिए मेडेलिन उससे कुछ ऐसा पूछने के लिए कहती है जो केवल उसे ही पता हो। दुर्भाग्य से जॉन यह याद रखने में विफल रहता है कि सियारा कौन सी किताब पढ़ रही है, भले ही उन्होंने इसे साथ में खरीदा था, क्योंकि यह उसे सियारा की याद दिलाती थी। सियारा जॉन से अपना चेहरा कैमरा पर दिखाने के लिए कहती है। उस समय जॉन स्क्रीन पर दिखाई देता है और घसीटे जाने से पहले मदद मांगता है। फिर कुछ ऐसा होता है जो कैमरा को तोड़ देता है। समूह शीशे के सामने खड़े होने के लिए दौड़ता है, जबकि बाहर गुस्से में वॉचर बार बार उस पर तब तक मारता है जब तक कि वह टूट न जाए। अगली सुबह मेडेलिन साइकिल को वापस सुरंग में फेंक देती है ताकि वॉचर्स को शांत किया जा सके। मीना वादा करती है कि वह फिर कभी नियम नहीं तोड़ेगी। सुरंग में साइकिल को अंधेरे में घसीटा जाता है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाता है कि कैसे एक छोटी मीना अपनी बहन और अपनी माँ के साथ कार की सवारी पर गई थी, जिससे पता चलता है कि जंगल में छोटी लड़की उस समय की जुड़वां बहनों की तरह दिखती है। मीना नियम तोड़ती रही और उसकी माँ के साथ बहस शुरू कर दी। मीना की माँ को मजबूरन खिड़की बंद करनी पड़ी और मीना की उंगली वहीं फंस गई। उसकी चीख ने उसकी माँ को विचलित कर दिया और इससे कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई।
वर्तमान में मीना उन पेड़ों को चिन्हित करने से पहले संकेतों और टिप्पणियों को स्केच करना जारी रखती है। सप्ताह बीतते जा रहे हैं, जिससे दिन ठंडे और छोटे होते जा रहे हैं। हर कोई बचने की सारी उम्मीद खो चुका है और टूटने लगा है। मीना ने मैडेलिन को डेनियल पर चिल्लाते हुए सुना। वह उसे डांट रही थी क्योंकि उसने काफी समय से कुछ नहीं पकड़ा है और वे जल्द ही भूखे मर सकते हैं। कूप में सियारा रियलिटी शो देखकर सारी कलह को नजरअंदाज कर देती है और मीना फर्श पर चित्र बनाती रहती है। अचानक वह पलटती है और देखती है कि सियारा जा चुकी है। मीना जंगल में भागती है और सियारा को एक सुरंग के किनारे खड़ा पाती है, जो फिर से जॉन के साथ रहने के लिए खुद को कुर्बान करना चाहती है। उस क्षण उन्हें एक चीख सुनाई देती है और वे शोर का पीछा करते हुए डेनियल को मैडेलिन को बांधते हुए पाते हैं। वह कहती है कि डेनियल पागल हो गया है, लेकिन डेनियल कूप में वापस जाने से पहले घोषणा करता है कि अब वे अपने नियमों का पालन करेंगे। सियारा उसके पीछे भागती है, लेकिन मीना मैडेलिन को छुड़ाने के लिए पीछे रह जाती है। इसके बाद दोनों वापस कूप की ओर भागते हैं और पाया कि डेनियल और सियारा ने दरवाजा बंद कर दिया है। पक्षी उनके चारों ओर उड़ने लगे हैं, इसलिए उनके पास जाल में से एक के अंदर भागने और छिपने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जिसमें सड़ने जैसी गंध होती है जो उनकी खुशबू को छिपा सकती है। जब सियारा और डेनियल शीशे के सामने खड़े होते हैं तो एक वॉचर आखिरकार जाल के ऊपर दिखाई देता है, लेकिन वह महिलाओं को नहीं देख पाता और कूप की ओर भागता है। यह पूरी ऊंचाई पर खड़ा होता है और दहाड़ता है और अधिक प्रभावशाली वॉचर्स को बुलाता है। जब वे कूप के बहुत करीब पहुंच जाते हैं तो डेनियल उन्हें बताता है कि उनमें से 2 गायब हैं, इसलिए वॉचर्स लापता महिलाओं की तलाश में निकल पड़ते हैं। कूप के आसपास का क्षेत्र खाली होने के बाद मीना और मैडेलिन दरवाजे की ओर भागती हैं और दया की भीख मांगती है। मीना अपनी मां की मौत का कारण बनने की कहानी साझा करना शुरू करती है और वह उस अपराध बोध के साथ नहीं रह सकती है। डेनियल को बताती है कि उसे उसी गलती का सामना करना पड़ेगा। आखिरकार डेनियल दरवाजा खुलता है और दोनों अंदर घुसते हैं और फिर से ताला लगा देते हैं। मैडेलिन तुरंत डेनियल को डांटती है और कहती है कि उसे महीनों पहले ही मार देना चाहिए था, लेकिन अब वॉचर्स से निपटना ज्यादा जरूरी है। समूह आईने के सामने खड़ा होता है और मैडेलिन बताती है कि वह लोक कथा और पौराणिक कथाएं पढ़ाया करती थी। वह शोध के लिए जंगल में आई थी और अपनी पहली रात को उसने एक वॉचर को देखा जो उसके डिफॉर्म्ड वर्जन जैसा दिखता था। वॉचर्स कई क्लासिक कहानियों में हैं और उन्हें चेंजलिंग्स या परियों के रूप में भी जाना जाता है। वे मनुष्यों को देखना चाहते हैं, उनका अध्ययन करना चाहते हैं और अंततः उनके जैसा बनना चाहते हैं। अचानक एक वॉचर मदद के भीख मांगने के लिए सियारा की आवाज की नकल करते हुए दरवाजा खटखटाना शुरू कर देता है। जल्द ही और अधिक वॉचर्स कूप पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। मनुष्यों की आवाज की नकल करते हुए उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। जब समूह दरवाजे के सामने एक टेबल को धकेलता है तो उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और कालीन के नीचे फर्श पर एक गुप्त दरवाजा दिखाई देती है। बाहर जैसे जैसे वॉचर्स और ज्यादा आक्रामक होते जाते हैं, डेनियल उस दरवाजा पर तब तक वार करता है जब तक कि वह खुल नहीं जाती और उन्हें एक बंकर दिखाई देता है। समूह तुरंत डार्विन के साथ नीचे चला जाता है और वॉचर्स के कूप में घुसने से ठीक पहले दरवाजा बंद कर देता है। जब वे लाइट जलाते हैं तो उन्हें वह जगह मिल जाती है जहां प्रोफेसर काम करता था। यह फाइलों, किताबों और खाने से भरा हुआ है जो उन्हें लंबे समय तक जिंदा रखेगा। वहां एक बहुत पुराना कंप्यूटर भी है जिसमें इंटरनेट एक्सेस नहीं है, लेकिन मीना को 2009 की वीडियो की एक सीरीज मिल जाती है। प्रोफेसर रोरी बताते हैं कि वे उन जीवों से कितने मोहित हैं जो खिड़की से उन्हें देखते हैं। प्रत्येक वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे रोरी धीरे धीरे अपना दिमाग खो रहा है और वह अंततः स्वीकार करता है कि उसने कूप बनाने के लिए जिन लोगों को काम पर रखा था उन्हें हर दिन वॉचर्स द्वारा मार दिया जाता था। एक अन्य वीडियो में वह उल्लेख करता है कि एक वॉचर उसे एक छोटी लड़की के रूप में दिखाई दिया और वह सोचता है कि क्या मनुष्य उस शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। अगली रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि रोरी एक वॉचर को पकड़ने में सक्षम था और उससे दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन वह जीव गुस्से में था। आखिरी वीडियो 300वें दिन रिकॉर्ड किया गया था और रोरी ने हार मान ली थी। उसने वॉचर को मारने और खुद को मिटाने की योजना बनाई, लेकिन उससे पहले जिस किसी को भी ये वीडियो मिल जाए उसके लिए एक संदेश है। उसने नदी पर साइन 134 के पीछे एक नाव छोड़ा जिसे पक्षियों का अनुसरण करके पाया जा सकता है। रोरी ने विश्वविद्यालय में अपने कार्यालय में जाने और अपनी सभी चीजों को नष्ट करने के लिए भी कहा। मीना रिकॉर्डिंग में बंदूक की आवाज सुनकर रोती है। समूह सहमत होता है कि वे सुबह नाव पर निकलेंगे और सियारा जश्न मनाने के लिए कुछ संगीत बजाती है।
वह डैनियल को अपने साथ नृत्य करने के लिए कहती है, लेकिन डैनियल उदास हो जाता है जब वह बताता है कि वह अपने गुस्सैल पिता से बचने के बाद जंगल में खो गया था। सियारा उससे वादा करती है कि जब वे आखिरकार बच निकलेंगे तो वह उसके साथ रह सकता है, और वे गले मिलते हैं। अगली सुबह समूह मैडेलिन के निशानों का अनुसरण करता है जब तक कि उन्हें साइन 134 नहीं मिल जाता। वहां वे डार्विन को मुक्त करते हैं और जंगल में उसका पीछा करना शुरू करते हैं। आखिरकार उन्हें एक पत्थर का निशान मिलता है और मैडेलिन बताती है कि मनुष्यों के खिलाफ युद्ध हारने के बाद परियों को यहीं कैद किया गया था। तब से वे वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने पंख और जादू खो दिया है, इसलिए अब वे धूप बर्दाश्त नहीं कर सकते। जैसे जैसे समूह भागता रहता है, मीना पास में छोटी लड़कियों को देखती रहती है। जल्द ही बारिश शुरू हो जाती है और रात होने की घोषणा करते हुए उनके चारों ओर पक्षी उड़ते हैं। समूह वॉचर्स को आते हुए सुन सकता है, इसलिए वे तेजी से नदी की ओर भागे। सभी महिलाएं नाव पर चढ़ने में कामयाब हो जाती हैं, लेकिन डेनियल जॉन की आवाज सुनता है और रुक जाता है। कुछ सेकंड बाद डेनियल जॉन को नदी किनारे पर खींचता हुआ दिखाई देता है और सियारा उसे चेतावनी देने की कोशिश करती है कि यह असली नहीं है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। नकली जॉन अपने पंजों से डेनियल को परिवर्तन कर देता है और फिर उसे मार डालता है। बहुत सारे वॉचर्स डेनियल का रूप लेता है और नाव पर तीनों को घूरते रहते हैं। मैडेलिन दूसरों से कहती है कि चिंता न करें, क्योंकि वॉचर्स जंगल नहीं छोड़ सकते। सुबह में महिलाएं और डार्विन आखिरकार एक पुल ढूंढते हैं और उस पर चढ़ जाते हैं। तभी उन्होंने एक बस को अपनी ओर आते देखा। शुक्र है कि ड्राइवर उन्हें अंदर जाने देता है और वे शहर लौटते समय आराम कर सकते हैं। बाद में जब मीना नहाती है तो उसे अपनी माँ की मौत की याद आती रहती है। वह सड़क के बीच में लेटी हुई थी और उसकी बहन उसके माँ को रोड पर पड़ी देखते हुए उसे पुकारती रही। अगले दिन मीना रोरी की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए विश्वविद्यालय जाती है और बहाना बनाती है कि वह उसकी भतीजी है। उसे कूप की ब्लूप्रिंट मिलती है, वॉचर पर किए गए रिसर्च की पहली कॉपी मिलती है और एक टेप रिकॉर्डर मिलती है जिसमें परियों के बारे में प्रोफेसर रोरी का कुछ वॉइस नोट है। युद्ध से पहले परियां इंसानों के साथ मित्रता पूर्वक रहती थीं और यहाँ तक कि एक जोड़े ने शादी भी कर ली थी। उन जोड़ों ने आधे खून वाले बच्चों को जन्म दिया जो धूप में चल सकते थे, और रोरी को लगा कि वे अभी भी इंसानों के रूप में समाज में छिपे हो सकते हैं। मीना कला के एक विशाल चित्रकारी को देखती है और कुछ तस्वीरें पाती है जो उसे सदमे में छोड़ देती हैं। शाम को मीना सियारा से मिलने जाती है और उसे वे तस्वीरें दिखाती हैं जो उसने पाई थी, जिससे पता चलता है कि मैडेलिन रोरी की पत्नी थी। हालांकि 2001 में फेफड़ों के कैंसर से उसकी मृत्यु हो गई। मीना का मानना है कि रोरी ने अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए जो वॉचर का उपयोग करने की कोशिश की थी, बाद में वही वॉचर मैडेलिन बन गई जिससे उनकी मुलाकात हुई। उसी समय एक कार घर पर आती है और असली सियरा को दिखाई देती है। इसका मतलब ये है कि मैडेलिन वॉचर ने मीना के लिए सियरा बनने का नाटक किया है। असली सियारा घर में प्रवेश करती है और वॉचर छत पर रेंगता है और फिर जॉन बन जाता है। अपनी आवाज का इस्तेमाल करके सियारा का ध्यान भटकाता है और उसे बेहोश कर देता है। मीना भागने की कोशिश करती है, लेकिन वॉचर उसे पकड़ लेता है और इंसानों के बारे में शिकायत करते हुए उसे इधर उधर फेंकना शुरू कर देता है। मीना के गिरते ही एक शीशा टूट जाता है और वह बचाव के लिए एक टुकड़ा पकड़ लेती है, लेकिन वॉचर उसे घसीटकर बाहर ले जाता है और जंगल से भागने में मदद करने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। फिर वॉचर मैडेलिन का रूप धारण करके बाहर जाता है। वह हमेशा जंगल छोड़ना चाहता था, क्योंकि अन्य वॉचर धूप में चलने की क्षमता के कारण उसका मजाक उड़ाते थे। उन्होंने इसे डे वॉकर और डिफॉर्मिटी नाम दिया। इसलिए वह रोरी के पास गया इस उम्मीद में कि वह उसे भागने में मदद करेगा। हालांकि जब रोरी ने उसे गोली मारने की कोशिश की तो वॉचर ने उसे मार दिया। कुछ ही सेकंड में वॉचर रोरी और फिर मीना में बदल जाता है। वॉचर ने असली मीना को शरीर लेने की कोशिश करता है। उसी समय मीना बताती है कि रोरी के पास एक सीक्रेट है और वॉचर उसे बात करने के लिए छोड़ देता है, जिससे उसे आधे खून के बारे में पता चलता है और कैसे उनमें से और भी मनुष्यों के बीच छिपे हुए हैं। वॉचर को एहसास होता है कि मैडेलिन के रूप में रहते हुए वह अपने मिश्रित रक्त की बदौलत मानवीय भावनाओं को महसूस करने में सक्षम था, और अचानक उसका शरीर रूपांतरित हो जाता है तथा उसके पंख प्रकट होने लगते हैं।
वह छत पर उतरने के लिए उड़ता है और इससे पहले कि वह उड़ जाए मीना से कहता है कि उसे उम्मीद है कि वह सही है, कि उसके जैसे और भी होंगे। इसके बाद मीना सियारा की जांच करती है। शुक्र है कि वह ठीक है। कुछ समय बाद मीना आखिरकार अपनी बहन और उसके बच्चों से मिलने जाती है। वह जंगल में अपने अनुभव भी साझा करती है। बताती है कि उसे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैडिलिन भीड़ में छिपकर उसे देख रहा है। यह अलग अलग रूप लेता है, लेकिन सबसे आम रूप वह छोटी लड़की है जिसे रोरी ने देखा था। खिड़की पर डार्विन सड़कों को देखता है और वॉचर उसे घूरता है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें। देखने के लिए धन्यवाद।